चंद्र ग्रह के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने वैदिक ज्योतिष में भी पढ़ा कि चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी लाल किताब में भी चंद्रमा मन है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। अब हमने समझना क्या है कि चंद्रमा बहुत ही निहायत सेंसिटिव ग्रह है। ये बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है। जरा से नेगेटिव प्रभाव से ही नेगेटिव परिणाम प्राप्त होने लग जाते हैं। चंद्रमा जिन लोगों की भी जन्म पत्रिका में खराब हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, पाप ग्रह के साथ आ जाता है, तो मन से वो लोग खुश नहीं रहता। भाग दौड़ बहुत करते, मेहनत बहुत करते, पैसा भी कमा लेते हैं, पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। अपना गुजारा चलाने के लिए कमा लेते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद जब उनको उतना धन प्राप्त नहीं होता जितना वो डिजर्व करते हैं या जैसा वो सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक बात है, मेंटल प्रेशर बन जाएगा, मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही बात को सीखेंगे कि किस प्रकार से चंद्रमा हमारी जन्म पत्रिका में खराब होता है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं ये समझाऊं कि कौन से भाव में किस तरीके से चंद्रमा हो अच्छा। दूसरा ये है कि भाव के में चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उससे ही हमें समझ में आए। चंद्रमा को परेशान करने वाले ग्रहों के बारे में पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसकी लिस्ट लंबी है। काफी चीजें तो आप समझते हैं। चंद्रमा यदि राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, चंद्रमा बुध के साथ हो, चंद्रमा शनि के साथ हो, चंद्रमा शुक्र के साथ हो, चंद्रमा सूर्य के साथ हो, ये सभी चीजें, मैंने केतु लिखवा दिया ना, तो राहु केतु समझ लो, है ना। इनके साथ अगर चंद्रमा हुआ जन्म पत्रिका में, तो समझो चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो मन तो दूषित होगा, माता को भी कष्ट लग जाता है, माँ भी दुखी रहती है, माँ भी परेशान रहती है, माँ को भी हेल्थ सिचुएशन गड़बड़ा जाती है। और हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है, चंद्रमा का संबंध हमारे मन के साथ साथ हमारी आयु से भी। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा बलवान होता है, अच्छा होता है, अच्छे का मायने ये इन पाप ग्रह जो लिस्ट बनवाई है उनमें वो शामिल नहीं हो, तो एक तो उनको कम मेहनत करके ही ज्यादा मिल जाता है, थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, समझ बहुत जल्दी जाते हैं चीजों को। और आप लोगों के दिमाग में एक जन्म पत्रिका आ रही होगी, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली, जो वृष लगन की कुंडली, लगन में ही चंद्रमा विराज। कितने अच्छे चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण कुंडली में प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही न्यायप्रिय टाइप के होते हैं, परंतु उसके विपरीत
जो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो ये चाहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाएं, दूसरों की प्रशंसा के मोहताज हो जाते हैं। इसलिए प्रशंसा प्राप्त करने के मारे अपने बारे में बातें भी बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि हम तो यूं हैं, हम तो यूं हैं। पैसा कितना भी कमा रहे हो, हमेशा अपनी इनकम को ज्यादा ही बताएंगे। कब नहीं बताएंगे किसी के सामने। बेशक घर में बैठ के अपने परिवार में हल्ला मचा रहे हो कि 1 रुपया नहीं बच रहा और हालात खराब है और कर्जा चढ़ा हुआ है, ये है वो है, और दूसरे को कभी नहीं कहेंगे कि हमारा, कोई भी आके पूछ ले काम धंधा कैसा चल रहा है, कि बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब हम भाव के हिसाब से देखेंगे, बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बृहस्पति भाव नंबर 1 से लेके 6 के बीच में, भाव नंबर 1 से लेके 6 के बीच में यदि बृहस्पति है तो चंद्रमा खराब। सिंपल बताया है मैंने। खाना नंबर 1 से लेकर के खाना नंबर 6 के बीच में अगर किसी का इन भावों में बृहस्पति बैठता है तो ये माने कि चंद्रमा खराब। तथा केतु खाना नंबर 7 से लेके 12 तक, केतु 7 से लेके 12 तक यदि बैठा हो तो भी चंद्रमा खराब है। तो दो स्थितियां बताई, एक तो बृहस्पति से देखनी है। बृहस्पति 1 से 6 के बीच में किसी भी खाने में आ जाए तो चंद्रमा पीड़ित मिलेगा, और या केतु 7 नंबर से 12 के बीच में आ जाए, कहीं पर 7वें में हो, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें कहीं पर भी केतु आ जाएगा तो चंद्रमा पीड़ित माना जाएगा, चंद्रमा अशुभ माना जाएगा। और मैंने एक लक्षण बताया, जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा वो काम करते रहना पड़ेगा। उनकी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ी समस्या ही रहती है। एक शब्द आप लोग बहुत सुनते होंगे, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं किसी को, वो एक बात कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, कि फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में मिल जानी चाहिए और फलानी एज तक फाइनेंशियली बंदा फ्री हो जाना चाहिए। फाइनेंशियली फ्री का मतलब धन की, दिमाग में धन हमारे लिए तनाव का कारण ना बने। और जब चंद्रमा अशुभ होता है तो धन भी तनाव का एक कारण होता है। अब वो चाहे कितना ज्यादा कमा ले, अब भी ये भी ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमा नहीं सकते, वो जितना मर्जी कमा ले पर अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं होते। किसी ना किसी चीज को लेकर, किसी ना किसी बात को लेकर के धन संबंधी उनके दिमाग में चलता रहे। दूसरी बड़ी बात, दिखावा करने की थोड़ी प्रवृत्ति होती है। दिखावा यानी कि जैसे मान लो कोई नई गाड़ी ले आया जिसका चंद्रमा शुभ है, और जब तक 10 लोगों को नहीं बता देगा या नहीं दिखा देगा अपनी गाड़ी, उसको चैन नहीं पड़ेगा। तो ये एक दिखावा करने की प्रवृत्ति भी उनके अंदर होती है। और अब कमाल ये है, ये चंद्रमा जो अशुभ चंद्रमा है इसमें इतनी बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई ये भी है, ये आदमी को ज्योतिषी बहुत अच्छा बना सकता है। देखो कईयों के चेहरे मुस्कुरा जाएंगे, हैं? कईयों को ज्योतिषी बहुत, मतलब जिनका चंद्रमा अगर अशुभ है तो अभी टेंशन में आ गए थे, किसी का चंद्रमा, किसी का बृहस्पति 1 से 6 तक था तो वो भी पीड़ित बता दिया, या केतु 7 से 12 तक था तो भी चंद्रमा पीड़ित बता दिया, तो वो ज्योतिषी बहुत अच्छे बन सकते। अब कैसे ये लोग पैसा कमाना सीखते हैं? ये लोग पैसा कमाना सीखते हैं, इनको पैसा कमाना आता नहीं है। पहले तो बचपन में यार दोस्त इनको मूर्ख बनाते रहते हैं, ठगते रहते हैं पैसा उनसे। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बड़े दोस्त मिल जाते हैं,
वो भी बेवकूफ बनाते हैं। फिर एक समय आता है घर वाले बेवकूफ बनाते हैं। फिर एक समय आता है दुनिया वाले बेवकूफ बनाते हैं। वो बार बार बेवकूफ बन बन के मास्टरी कर लेते हैं, और वो सीख जाते हैं कि लोग बेवकूफ कैसे बनाते हैं। और फिर वो उस बेवकूफी के पार चले जाते हैं, मतलब वो फिर किसी के हाथ में नहीं आते। फिर वो बॉस बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं अब हम बताएंगे कि बेवकूफ कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम सारी कला सीख गए। तो बेवकूफ पहले बनते हैं, पहले परेशानियां प्राप्त करते हैं, इमोशनल डेंट बार बार खाते हैं, इमोशनली अपसेट बार बार होते हैं। जीवन में बार बार उनके ऐसे इवेंट्स आएंगे जब उनको इमोशनली डेंट खाना पड़ता है। अब इन चीजों के चलते, इन सब चक्करों में चलते हुए बुढ़ापे का जो समय होता है उनका, धन के मामले में बहुत अच्छा करता है। या आप दूसरे अगर प्रेडिक्शन करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, जीवन का उत्तरार्ध काल, यानी आफ्टर द एज ऑफ 36, उनमें उनका बल्ब जलता है दिमाग का। ये अच्छा, बहुत बेवकूफ बना लिया मुझे आप लोगों ने। तो वो बेवकूफ बनना कम हो जाता है, और 42 की उम्र के बाद ही बिकेम द मास्टर। फिर वो मास्टर बन। अब आपने वैदिक में ये भी सुना होगा कि चंद्रमा जिनका पीड़ित होता है वो बहुत अच्छे वकील होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े जो है अधिकारी हो सकते हैं। फिर यहाँ पर भी वही नियम है, डॉक्टर बनना है, अच्छा वकील बनना है, तो आपके लिए चंद्रमा अगर पीड़ित भी है तो ज्यादा दिक्कत पालने की जरूरत नहीं। क्योंकि डॉक्टर और वकील और साथ में ज्योतिषी और जोड़ लो, ये जिंदगी में जब तक काम करते रहेंगे जब भी पैसा आएगा। ये काम करना बंद कर देते हैं, पैसा आना भी बंद हो जाता है। इसीलिए इनको आर्थिक चिंताएं बहुत सताती रहती हैं। बेशक ये कितना ही पैसा कमा ले, उनको लगता है कि और ज्यादा कमा लेना चाहिए। तो अशुभ चंद्रमा पैसा कमाने के मामले में तो ऐसी दिक्कत पैदा नहीं करता, बस समस्या एक ही है, मेहनत ज्यादा करवाता है। और जो शुभ चंद्रमा वाला कम मेहनत में भी ज्यादा पाता है, मानसिक तनाव नहीं पालता। अब अशुभ चंद्रमा के साथ एक और खामी भी है। क्या खामी है वो? कि अशुभ चंद्रमा अपनी घर गृहस्थी में भी प्रॉब्लम पैदा करता रहता है, क्योंकि मन खराब है ना। तो नीयत जो होती है वो चंद्रमा से देखी जाती है। नीयत के मामले में अव्वल दर्जे का कंजूस हो जाता है। घर परिवार बाहर, अब आप पर्सनैलिटी को समझना, बाहर तो दिखावा करता फिर रहा है। बाहर तो 100 के 500 के 2-2 हजार के नोट निकाल निकाल के दिखाएगा, और अपने घर परिवार के बीच में बैठेगा तो 10-10 20-20 रुपए के खर्चे को लेकर टेंशन में पाल लेगा। तो क्या होगा, घर परिवार में तनाव पैदा हो जाएगा। तो ये चंद्रमा गड़बड़ है, इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई बात को। तो ये अपनी घर गृहस्थी में भी बिना मतलब की आफत मोल लेते रहते हैं। मतलब जीवन साथी कुछ कहे ना कहे, पर कुछ ना कुछ ऐसी खुरापात कर बैठेंगे, क्योंकि इनको प्रशंसा बहुत प्रिय है, और जीवन साथी प्रशंसा ना करे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर चंद्रमा शुभ है, मन में पैदाइशी रूप से जहर घुला हुआ है। तो अब वो बात, चंद्रमा को आप साफ और स्वच्छ पानी के रूप में समझिएगा 1 मिनट के लिए। जितना स्वच्छ मन है, यानी कि आपका चंद्रमा उतना ही ज्यादा स्वच्छ है। और स्वच्छ मन शांत होता है, संयमित होता है। अशुभ चंद्रमा वालों में पेशेंस की कमी पाई जाती है, बहुत जल्दी
पेशेंस खो बैठते हैं, कभी कभी तो टेम्परामेंट भी लूज कर बैठते हैं कभी कभी। अब उल्टा समझो, घर वालों के सामने ज्यादा टेम्परामेंट लूज करके दिखाते हैं, बाहर वालों को नहीं दिखाएंगे, बाहर वालों को तो मुस्कुरा मुस्कुरा के दिखाएंगे, घर वालों के सामने ज्यादा जल्दी टेम्परामेंट लूज कर देंगे। अब आप समझना इस पर्सनैलिटी को, ये चंद्रमा खराबी की निशानी लाल किताब में। मैं आपको बार बार कह दूं, हम लोग सभी लोग वैदिक ज्योतिष से पढ़ करके आए हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के फोन आते हैं आजकल, तो थोड़ा कंफ्यूज भी वो हो जाते हैं जल्दी। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, हमारे सब कॉन्शियस में वैदिक किताब, बहुत लंबे समय से हम वैदिक किताब पढ़ रहे हैं, तो वही सूत्र घूम घूम के बार बार हमारे दिमाग में आते हैं कि दशमेश फलानी जगह बैठा है, पंचमेश फलानी जगह बैठा है। का यहाँ लाल किताब में ऐसा नहीं है, कारक सेम है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कारक सेम है लाल किताब के और वैदिक के, पर देखने की टेक्निक डिफरेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर चंद्रमा, अब शनि और चंद्रमा को तो वैदिक में भी अच्छा नहीं माना गया, राहु चंद्रमा को तो वैदिक में भी अच्छा नहीं माना गया, वो ही चीज यहाँ पर भी नहीं मानी। पर यहाँ पर ये नई चीज बना करके दे रखी है कि बृहस्पति 1 से 6 में हो तो चंद्रमा गड़बड़ है, और केतु 7 से 12 में हो तो चंद्रमा गड़बड़ है। तो चंद्रमा गड़बड़ होने से कि किस किस तरह के लक्षण आते हैं। अब आपने ये भी समझना है, कुंडली का जो चौथा भाव है वो चंद्रमा है, और वो आपका अपना घर है। आपकी जन्म पत्रिका के चौथे भाव को आप ऐसा समझें कि आपके अपने घर में साफ स्वच्छ जल कितना है। साफ स्वच्छ जल से संबंध इसका धन से है, कि आपके घर में धन का दरिया कितना बहता है। तो ये जन्म पत्रिका के चौथा भाव और साथ में चंद्रमा दोनों मिलकर के पुष्टि देते हैं। अगर चंद्रमा जितना ज्यादा अशुभ होता चला जाएगा, वो पानी आपके शरीर से निकल के आएगा, यानी कि खून पसीने की कमाई जिसे बोलते हैं ना, बहुत मशक्कत के साथ मेहनत के साथ पैसा कमा। तो और वही वाली बात है कि मान लीजिए किसी का बृहस्पति 1 से 6 के बीच में है, और ऊपर से राहु चंद्रमा भी साथ में बैठे होंगे, तो लक्षण डबल मिल गए ना, तो चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो गया। तो आपने इस पॉइंट को ऐसे समझना, तो वो गुण जो नेगेटिव बातें बता रहा हूं वो बढ़ जाएंगी। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से हमने चंद्रमा को समझना है। अब चंद्रमा जो चावल है वो चंद्रमा है। लाल किताब चंद्रमा के कारकों की बात जो कर रही है, और जब भी आप चावल से उपाय करेंगे चंद्रमा का, तो जितना पुराना चावल इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा है। पुराना चावल, जितना पुराना चावल उतना बढ़िया चंद्रमा का प्रतीक होगा। जैसे बार बार लाल किताब में ये उपाय आएगा कि अपने घर में चंद्रमा की चीज कायम कर लो। कायम करने का मतलब रखो संभाल के। तो जैसे कहा भाई चंद्रमा किसी को स्थापित करना है, तो अपने घर की रसोई में वो चावलों का कट्टा भर के रख सकता है, और वहीं पर एक चावलों का कट्टा या किसी बर्तन में भर करके वो चावल रखे, और वो चावल जितने ज्यादा पुराने हो उतने अच्छे, या उसे पुराने होने दीजिए। तो जितना जितना चावल पुराना होता चला जाएगा, चंद्रमा में सुधार आपके देखने को मिलेगा आपकी जिंदगी के अंदर। इसी प्रकार से चांदी, जो चांदी है वो भी चंद्रमा की प्रतीक है। मोती रत्न चंद्रमा है। दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई, खोए की मिठाई खास करके, समुद्र का सारा पानी, आप समुद्र के सारे पानी में अगर नाव की बात आएगी तो भी चंद्रमा है। समुद्री व्यापार होगा तो भी चंद्रमा है। कोई अगर समुद्र के रास्ते आपका माल आ रहा है जा रहा है, तो ये बात हम चंद्रमा से ही देखेंगे।
क्लियर कट बात है। बरगद का पेड़, किसी का चंद्रमा शुभ हो ना, बहुत आसान उपाय बताता हूँ। बरगद के पेड़ पे जाए, वहां पे जल चढ़ा दे, और जब जल पानी डालने से उसकी मिट्टी गीली होगी ना, वो गीली मिट्टी से तिलक कर लो। सबसे बेस्ट और सबसे चीप, सबसे सस्ता और वेरी इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है। जिनका भी मैंने ये चीजें बताई हैं और चंद्रमा अगर किसी को पीड़ित नजर आता है, उसको इस तरीके से कर लेना चाहिए। क्योंकि ये ध्यान रखे, जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनकी माँ को कष्ट रहेगा। कष्ट दो तरह से, या तो माँ की हेल्थ खराब रहेगी या माँ भी दुखियारी होगी। दुखियारी का मतलब वो भी बेचारी मेंटली परेशान रहेगी, वो भी स्ट्रेस में रहेगी, टेंशन में रहेगी, या उसको कोई ना कोई बीमारी एक पकड़ेगी, एक छोड़ेगी, दूसरी पकड़ेगी, एक छोड़ेगी, दूसरी पकड़ेगी। इसी तरीके से वो पूरी सीरीज सी बनी रहती है। तो वो माँ भी, और खास करके चंद्रमा ज्यादा पीड़ित होता चला जाएगा, उनके घुटनों में पेन की शिकायत, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये विशेष करके रहेगी, और माँ मन से खुश नहीं रहेगी। अब लाल किताब में एक खास चीज हो, चंद्रमा को लाल किताब में माँ कहा है, पर ग्रहों की माँ कहा है। जिसके पाँव में सारे ग्रह चरण वंदना करते हैं, मतलब मत्था टिकाते हैं, चंद्रमा के पाँव में अपना मत्था टिकाते हैं। कौन? बाकी सब ग्रह, क्योंकि वो सभी ग्रहों की भी माता के तुल्य है। तो जगत माता है, एक प्रकार से आप ये समझिए, चंद्रमा जगत माता है। अब हमारे साथ माँ की जब बात आई, जिनका चंद्रमा गड़बड़ है, वो बेचारे देवी की उपासना जब करते हैं ना, तो बाधाएं बहुत आती। माँ की जब उपासना करते हैं तो बाधाएं बहुत आती। कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई कष्ट, कोई जो कुछ ना कुछ विघ्न पड़ता है, या अपनी साधना को कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते, चाहे कोई काम की वजह से, चाहे किसी और चीज की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमारे घर में हमारी माँ उपाय करने के लिए सर्वोत्तम है। अपनी माँ के पांव में झुक करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से चंद्रमा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। दूसरा उपाय, जिनका भी चंद्रमा मैंने गड़बड़ बता दिया है, मैं पूछ नहीं रहा हूं किसका गड़बड़ है किसका नहीं, मैंने जो बोला है, वो अपनी माँ के हाथों से किसी चांदी की डिब्बी में, और पुराने चावल डलवा के, खास करके बासमती होने चाहिए हैं। वो बात अलग है, माँ का भी चंद्रमा गड़बड़ हुआ तो वो 40 रुपए किलो के भाव के चावल ना दे दे कहीं, ये पहले कंफर्म कर लेना। ये माता श्री का भी चंद्रमा गड़बड़ है। सर अभी क्या उपाय बताया माँ के हाथ से? चंद्रमा चांदी के डिब्बे में चावल भर करके रख ले, माँ के हाथों से लेनी है चांदी की डिब्बी, उसमें चावल भरवा करके रखवा ले। ये बड़ी ही अच्छी रेमेडी है। बस भर के रख ले कहीं पे भी? हाँ, पूजा स्थान में रखो, चांदी की डिब्बी है तो अपने तिजोरी में रखो। बस ध्यान यही रखना है, अगर किसी का शनि चंद्रमा एक साथ है तो उसे लोहे की अलमारी में नहीं रखना, और जिनका शनि चंद्रमा साथ है उनको लोहे की अलमारी में, लोहे के बर्तन में पैसे रखने ही नहीं चाहिए, या कोई वैल्यूबल चीज नहीं रखनी चाहिए। कई बार हमारे यहाँ पर गोदरेज की अलमारियां होती हैं, लोहे की अलमारियां होती हैं, हम लोहे की अलमारी में पैसा रख देते हैं। तो जिनका भी शनि चंद्रमा साथ है कुंडली में, उन्हें एक तो लेदर का पर्स, चमड़े का पर्स में पैसे नहीं रखने चाहिए, और लोहे की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए। देखा, काम की बात बता दी आपको। गुरुजी, इसमें हम सिर्फ युति देखेंगे या फिर हम वो, जैसे आपने युति बताया था कि युति दशम युति भाव में शिवांगी चंद्रमा। जी, युति, अच्छा,
युति देखेंगे। चंद्र मैंने स्पष्ट कहा है जिसका शनि चंद्र एक साथ हो। ये तो बातों की बात आ गई, अदरवाइज तो चर्चा कुछ और चल रही थी। बीच में अचानक से जो पैसा मतलब चांदी की डिब्बी रखने की बात आई तो उसी में से निकल आई बात, तो याद आ गया, ध्यान आ गया कि ये भी बात बता सकते और गुरुजी सारे बैंक्स के लेदर का अंदर जितने लॉकर्स हैं सब स्टील के उसके हैं, लोहे के। हैं। तो उसके लिए आपको एक कुछ ऐसा ऑप्शन करना होगा कि जो आपका लोकर है, जी लोकर को कवर करना होगा कोई ऐसे चीज से जो चांदी की तरह नजर आए। कोई स्टिकर लगा दीजिए व्हाइट कलर का, चांदी के कलर का, या कुछ फॉइल और भी फॉइल जाती लगा होगी, सकते फॉइल हैं। पेपर लगा सकते हैं। वो अंदर से कवर चिपका दीजिए, फिर उसमें लॉकर में रखिएगा। फिर भी कोशिश करिए कि अवॉइड कीजिए वहां पे, फिर कैश ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। कैश रखना ठीक नहीं। सर लेदर का बस यूज ही ना करिए कि पैसे ना रखिए इसे, अगर आप शनि पैसे ना चंद्रमा रख के साथ हो लेदर तो। के पर्स में ना, अरे आजकल लेदर लेदर वैसे ही महंगा है भाई, काय को पड़ना चक्रों में। वो तो है। बस बस काय को चक्कर में पड़ना, अपना सिंपल लो। नकली लेदर, नकली चंद्रमा, नकली लेदर, वेरी गुड, ठीक है सर। टेंशन ही मत पालो। अब हमें आगे बढ़ना होगा। चंद्रमा जितना हम सभी का ठीक होता चला जाएगा, हम उतने ही खुश होते चले जाएंगे। व्यापार करें चाहे नौकरी करें, दोनों ही खुशी खुशी करेंगे। अब यहां पर एक मैं थोड़ी सी कंडीशन और समझा देता हूं। यदि किसी का चंद्रमा 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 11वें और 12वें भाव में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रमा हो, तो उसे व्यापार करने से बचना चाहिए। अगर चंद्रमा 9वें में हो तो पब्लिक डीलिंग का काम करें, और व्यापार करना है तो एनजीओ बना करके करें, लोगों की सेवा करके करें। मतलब ऐसा व्यापार जिसमें लोगों की सेवा भी साथ साथ होती रहे, ऐसा कर सकता है। निखालिस व्यापार ना करें कि जिसमें सेवा वगैरह ना हो, तो अगर वो ऐसे व्यापार में आ जाएगा तो नहीं तो जिनका चंद्रमा 5वां, 6ठा, 11वां, 12वां या 9वें होता है, उनका व्यापार ऐसे डगमग डगमग हिलता रहता है। उनके व्यापार में निरंतर कोई ना कोई बाधा, अप एंड डाउन आते रहते हैं, और उनको समझ नहीं आता कि इस व्यापार को चलाएं तो कैसे चलाएं। जितना एनर्जी लगाते हैं, धक्का मारते हैं, फिर गाड़ी रुक जाती है, फिर थोड़ा आगे चलती है गाड़ी, फिर रुक जाती है, कहीं न धक्का मार गाड़ी की तरह चलती है। 5वें भाव का चंद्रमा तो वैसे तो दिमाग तो बड़ा अच्छा बना देता है, शांत बना देता है आदमी को, पर नौकरी में भी बार बार कठिनाइयां पैदा करता है, नौकरी भी बार बार छुटवाने की नौबत ले आता है। तो ये बाकी कहीं पर भी बैठा हुआ चंद्रमा, बाकी कहीं पर भी बैठा हुआ चंद्रमा आदमी को व्यापार करने से नहीं रोक। जैसे खाना नंबर 1, 2, 3, 4, फिर 7, और फिर 8, फिर 10, यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा व्यापार करने से इंसान को नहीं रोकता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका चंद्रमा 6ठे में है, पर वो बेचारा नौकरी नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमने मना कर दिया भाई व्यापार मत करो। तो उस ऐसे बच्चे को हमेशा कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करवाए, प्रोफेशनल बन करके वो काम कर सकता है, व्यापार की फॉर्म में नहीं करे। प्रोफेशनल होते हैं जिसमें आपकी अपनी प्रतिभा के अनुसार वो काम करता है।
जैसे ज्योतिषी भी एक प्रतिभा का खेल है। सीए चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशनल डिग्री है, वो अगर ऐसा सीए बन करके काम करता तो कर सकता है। फिर वो नौकरी भी नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी करेगा तो भी चलेगा। तो इन चीजों को हमने ध्यान में रखा। अब जैसे वही लाल किताब का सूत्र कि भाई ग्रह कुछ तो भगवान ने हमारी जन्म पत्रिका में दिया है, जैसा वो तो दिया ही दिया, उसका तो कर क्या सकते हैं। पर हम अपने ग्रह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं कुछ चीजों को ध्यान में रखकर। तो मन को खराब नहीं होने देना, उसको ऐसा प्रयास करना चाहिए। एवरीडे मेडिटेशन मस्ट। जिनका भी चंद्रमा खराब है उन्हें डेली कोई ना डेली मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन का मायने है कोई विचार दिमाग में नहीं, बस शांत भाव से बैठना है और विचार शून्य स्थिति तक पहुंचना है। जितना ये रिलैक्स रहेगा उतना ही चंद्रमा ठीक रहेगा। क्योंकि जिनका चंद्रमा खराब होता है, एक तो सोचते कुछ ज्यादा ही है, अलर्ट बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में धोखे इतने खा लिए होते हैं या उन्होंने इतने धोखे देख लिए होते हैं, उनको हमेशा भय बना रहता है कि कोई मेरे साथ फिर से चीटिंग ना कर दे। एक्स्ट्रा अलर्टनेस उनके साथ दिक्कत लेकर के आती है। तो ऐसे में मेडिटेशन उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। साथ में जिनका चंद्रमा अशुभ होता है उन्हें ना लोहे से संबंधित काम भी नहीं करना चाहिए। टेक्निकल काम, मैकेनिकल का काम, है ना, लोह लंकड़ का काम, इन काम से बचना चाहिए। ठेकेदारी का काम कोशिश करें कि वो बचे, नहीं तो उसमें और जल्दी परेशानी आ जाती है। इनके घरों में ना सीलन अक्सर आ जाती है। जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है घरों में सीलन आ जाती है। घर में कोई ना कोई सामान खराब हो जाएगा, कभी बिजली का सामान खराब हो जाएगा, कभी कोई ना कोई चीज खराब हो जाएगी। तो उन्हें बार बार इन चीजों को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये चीज हमने आपको बताई। चंद्रमा को ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, आपके बहुत सारे के क्वेश्चन आएंगे कि साहब मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में हम कहते हैं, आज अमर जी बार बार बेचारे लेफ्ट हो रहे हैं, क्या चक्कर क्या टेक्निकली। सर यहाँ पे सर कारण का बहुत इश्यू है सर। अच्छा अच्छा, मैं करूँ आज तो 6-7 बार एंट्री ले ली मैं बार बार कर रहा हाँ हूँ। हाँ सर, अभी मतलब वो इसमें वो जो वाईफाई है वो काम नहीं कर रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें सर यही प्रॉब्लम है सर। चलो कोई बात। अब हमें ये चीज समझनी, एक और सूत्र होगा, वैसे तो मैं बता चुका हूं। जिस व्यक्ति की भी जन्म पत्रिका में सूर्य बुध इकट्ठा बैठा है तो उसे ऐसे इमेजिन करना चाहिए जिस भाव में भी सूर्य बुध बैठा है वहां पर चंद्रमा के असर को भी गिनना चाहिए। जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज, चंद्रमा यदि अकेला बैठे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको टेंशन नहीं है किसी चीज की, या वो अपने मित्र ग्रहों के साथ। मित्र ग्रह कौन सा है? चंद्रमा का मित्र विशेष करके सबसे ज्यादा जो लाल किताब में मानता है वो है गुरु और मंगल। इसका इसकी सूर्य से भी मित्रता है, ये मैं बता दूं। और सूर्य और चंद्रमा के इकट्ठे आने से अमावस्या हो जाती है। शुभ चंद्रमा पूर्णिमा का प्रतीक है, अशुभ चंद्रमा अमावस्या का प्रतीक है। समझ गए होंगे बात। अब हमने सूर्य को क्यों नहीं लिया,
सिंपल। तो मंगल के साथ चंद्रमा बैठेगा तो ये लक्ष्मीपति है। तो ऐसे लोग पैसा बहुत कमाते हैं। गुरु के साथ चंद्रमा बैठे तो लोग, ऐसे लोग बहुत अच्छे ढंग से पैसा कमाते और कम से कम मेहनत करके कमाते हैं। कमाल की बात, भगवान उन्हें कोई ना कोई ऐसा गुण दे देता है जिनका चंद्र गुरु साथ हो जाए कि वो अपनी कला से या अपने ज्ञान से वो कम भी मेहनत करेंगे तो भी लाखों करोड़ों कमा सकते। अब यह शर्त एक ही होगी कि चंद्रमा भी मंदा ना हो और गुरु भी मंदा ना हो। ऐसा नहीं कि पीड़ित गुरु हो जाए या पीड़ित चंद्रमा हो जाए, उसको पीड़ा नहीं लगे। ठीक है, अगर गुरु चंद्र साथ बैठे हैं, शुद्ध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, बेस्ट है, क्या फर्क। ठीक है ना। इसी तरीके जैसे अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जी गुरु चंद्रमा चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? तो तुरंत दिमाग में लाइए कि गुरु 1 से 6 चंद्रमा अशुभ, वो इतना अच्छा परिणाम नहीं देगा। समझिए, वो इतना अच्छा परिणाम नहीं देगा चंद्र गुरु का संबंध। अब यही चंद्र गुरु का संबंध सप्तम भाव में आ गया और चंद्र गुरु का संबंध सप्तम भाव में आ गया तो ये मच बेटर है। और जो है केतु कहाँ होना चाहिए? अब केतु 7 से 12 वाली तरफ में नहीं होना चाहिए, अब केतु दूसरी वाली तरफ में होना चाहिए। अगर दूसरी वाली में है तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल है, तो आप बहुत अच्छा वो गज केसरी योग की तरह फलित करेगा। जो हमने वैदिक ज्योतिष में गज केसरी योग पढ़ा था, फिर ये वही योग है। पर लाल किताब अष्टम भाव में भी कह देती कि मस्ती लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। बस शर्त वही है कि ना गुरु पीड़ित और ना चंद्रमा पीड़ित। तो जहां सूर्य बुध बैठा होगा उसकी जगह हमने सूर्य बुध को चंद्रमा ही मान के बैठना है। जैसे मान लो किसी के सप्तम भाव में सूर्य चंद्रमा बैठा है, नहीं सॉरी, सूर्य बुध बैठा है सप्तम भाव में, तो ऐसा मानना चाहिए कि यहाँ पर 7वें भाव में चंद्रमा वाले इफेक्ट भी। सिंपल सी बात, अब चीज समझ में आ गई। बहुत आसान तरीके से आज आपको मैंने चंद्रमा के बारे में बताया। अब यदि आप पुस्तक को पढ़ेंगे लाल किताब में, तो किसी पुस्तक में चंद्रमा को किसी भाव में अच्छा बताया है, किसी पुस्तक में किसी भाव को अच्छा बताया है। तो ये भाव वाला चक्कर ही मैंने आपको नहीं बताया कि पहले भाव में हो, तीसरे में हो, 5 में हो तो ये 8, ऐसा मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि कई पुस्तकों में भिन्न भिन्न चीजें लिखी गई है। तो ये चीज, इस टेक्निक से अगर आप पकड़ोगे, जिस टेक्निक से मैं आपको बता रहा हूं, तो आपके लिए एक तो काम आसान हो जाएगा और टेंशन नहीं पालोगे। अब एक केस स्टडी कर लेते हैं राहु चंद्रमा के बारे में। तो राहु चंद्रमा जन्म पत्रिका में किसी भी कुंडली में हो तो उसका तो बेचारे का चंद्रमा पीड़ित हो गया, ये तो हमने समझ लिया। पर जब भी आप बहू को घर में लेकर के आ रहे हो, यानी अगर किसी ऐसी लड़की के साथ शादी आपके घर परिवार में हो रही है जिसका राहु चंद्रमा एक साथ है, या आपका खुद है राहु चंद्रमा एक साथ है, तो ससुराल वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाए। अगर लड़का है, मान लो कोई लड़का है जिसका राहु चंद्रमा साथ में है, तो शादी होने के बाद सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत साले पे आएगी। साला बहुत अच्छे ढंग से पैसा नहीं कमा पाता, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पर ससुर बेचारा लगा रहता है और बुढ़ापे तक लगा रहता है और कुछ ना कुछ करता ही रहे, मतलब उसका पीछा नहीं छूट रहा होता बेचारे का, उसको मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर लड़की ऐसी जिसका राहु चंद्रमा है, तो जिस दिन वो घर में आएगी उस दिन के बाद से ससुराल वालों की भी मानसिक चिंताएं बढ़ जाएगी।
वो भी खुश नहीं रह पाएंगे, वो भी मानसिक रूप से अच्छे नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ नियमों को और समझना। अगर वो ससुराल वाले लोग ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर रेलवे लाइन पास में पड़ती है, ट्रेन की पटरी हो, ट्रेन गुजरती हो, रेलवे स्टेशन पास में हो, कूड़े का ढेर यानी घर के आसपास कोई कूड़े का ढेर लगा रहता हो, या कोई कारखाना, कोई यूनिट लगी हुई, कोई मैकेनिकल काम होता हो, मशीनरी का काम होता हो, टेक्निकल काम ज्यादा होता हो, तो ये ससुराल वाले और ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, तो ससुराल वाले ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। तो कोई है तो नहीं, कोई बात नहीं। तो अब जिन लोगों को अपने बच्चों की शादियां करनी है, तो आने वाले बच्चों के राहु चंद्रमा देख लेना, ठीक है। तब पर ये केतु के लिए तो नहीं है ना, सिर्फ राहु के लिए बताया ना चंद्र आपने? हाँ, ये राहु के लिए बताया है, केतु के लिए बताऊं क्या? हाँ जी सर, जी, ऐसी डरावनी बातें बता दीजिए। केतु चंद्र के और केतु अगर एक साथ हो तो बच्चे टेंशन में रहते हैं, उन्हें बिना मतलब तनाव लेने की आदत रहेगी। अब लाल किताब क्या कहती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा दोष चंद्रमा को केतु लगाता है, और इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में केतु चौथे भाव में आ जाए, केतु चौथे भाव में आ जाए, तो मात्र ऋण बनता है, माँ का ऋण। ये दिखाता है कि व्यक्ति माँ के ऋण से ग्रसित है, पिछले जन्म से ही माँ का कर्जा है उसके ऊपर। अब और कमाल की बात, बाकी पाप ग्रह जो होंगे वो गड़बड़ नहीं करते, चाहे वो खुद गड़बड़ हो जाए, और चौथे भाव को गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसे शनि आ जाए चौथे में, राहु आ जाए, तो चाहे वो खुद गड़बड़ हो जाए पर चौथे भाव का कुछ नहीं करते, क्योंकि वो माँ का घर है उनके लिए। पर केतु नहीं बख्शता है, केतु चौथे भाव को खराब कर देता है। तो केतु जब चौथे भाव में होगा तो माँ का ऋण होता है, माँ को भी टेंशन और आपको भी टेंशन, दोनों ही तनाव में रहे। और ऐसे में तो माँ को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, बुढ़ापे के अंदर हड्डियों का बार बार टूटना, या बार बार ऑपरेशन होना, मैंने या बोला है, या तो हड्डियां टूटेंगी या कोई किसी कारणवश बार बार पेट का ऑपरेशन होना और होना जैसी शिकायतें होती हैं। ना भी उनकी ठीक नहीं रहती। देखा कमाल की बात बता, किसी का केतु चौथे में हो और माँ कहे पेट में दर्द है, तो समझ जाना कि नाभि गड़बड़ा गई है। नाभि को सेट करना, नौकासन वगैरह करके, या फिर बाबा रामदेव की सीढ़ी देखना कि नाभि को कैसे सही करते हैं, तो वो तरीका बताएं। एक और मैं खास बात बताना चाहता हूँ, जिनका चंद्रमा अशुभ होता है उनके ऊपर नजर भी जल्दी लग जाती है उनको। और नजर किसकी लगती है, जिनका या तो बुध ग्रह खराब हो, और अगर उसको उनका खुद का बुध ग्रह गड़बड़ है ना, तो अगर वो खुद अपने बारे में अच्छी अच्छी बात कर देंगे ना, तो उनकी खुद की नजर लग जाएगी। देखो कमाल की बात। या जिसका मंगल बद हो, यानी मंगल बुरा। तो अब आगे से लाल किताब में हमने ध्यान रखना है, हर किसी की नजर नहीं लगती। नजर उसी व्यक्ति की लगेगी आपको जिसकी उसकी कुंडली में
खुद की कुंडली में बुध खराब हो या मंगल खराब हो तो 2 ही लोगों की नजर लग सकती है, बाकी की नहीं लगती है। मंगल बुध वाले की नजर लगती है तो हम लाल सूखी मिर्च है, वो बच्चों की नजर उतारते हैं, घरों में देखा होगा ना, सूखी मिर्च लेते हैं, ऊपर से उतारते हैं और आग में डाल देते हैं तो नजर उतार देनी चाहिए नजर। इन लोगों को लग भी जाती है, पर जिनका बुध ठीक है, जिनका मंगल ठीक है, अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति की प्रशंसा जितनी मर्जी कर ले उसको नजर नहीं लगी। देखा कितनी काम की बात है। अक्सर हमें नजर दोष देखने में बड़ी कठिनाई आती, कई आते हैं हमारे पास कि जी नजर लग गई, बच्चे को लग गई, या कई तो बड़े बड़े भी हो जाते हैं जी नजर लग गई। तो वैदिक ज्योतिष में ऐसी बात नहीं लिखी है कि नजर कैसे लगे, पर लाल किताब इस चीज को मानती है और उसके लिए नियम भी लिखा और उसको ठीक करने का उपाय भी साथ में लिखा। अब यहाँ पर कुछ सर चीजों एक का बार ये और दोबारा रिपीट कर दीजिए। अगर किसी का बुध व मंगल स्ट्रांग है तो नजर नहीं लग सकती उसको? उसको नहीं, उसकी नजर दूसरे को नहीं लगेगी। ओके। चलो ठीक करा, पूछ लिया तो गलत सलत उतार लेंगे तो समस्या मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। नहीं सर पूछ लेंगे, वो एकदम डिस्टर्ब हो गया कुछ। इसीलिए कहता हूँ सभी लोग कैमरे पे रहें। सर ये जो आपने केतु का 4th हाउस का बताया था, ये 4th भाव में सिर्फ केतु के लिए है कि केतु चंद्रमा साथ हो तब हो, जैसे माँ का ऑपरेशन या नाभि, या केतु खाली चंद्रमा केतु? साथ हो तो भी माँ को कष्ट लगता है, तो भी ये चीज मानी जाएगी। अगर केतु चौथे भाव में चला गया तो उसे माँ का ऋण कह के पुकारा है लाल किताब। तो उस तो माँ वैसे के भी ऋण को प्रॉब्लम दूर हो। करने के लिए फिर चांदी के 4 चकोर टुकड़े लेने पड़ते हैं। लाल किताब के उपाय के अनुसार 4 चांदी के टुकड़े लेकर के बहते जल में, पानी साफ सुथरा होना चाहिए, बहता हुआ जल। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि जी हमारे शहर में तो बहता हुआ जल नहीं है, और है तो बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत दूर है। तो जब भी कहीं पर भी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाएं जहां पर हमारी पवित्र नदियां हैं देश में, चाहे आप मैं गुड़गांव में रहता हूं तो हमें तो बार बार गंगा जी याद आती है। तो कभी हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, या जहां जहां से गंगा नदी गुजर रही है, नर्मदा गुजर रही है, जो भी शुभ नदियां मानी जाती है, पवित्र नदियां मानी जाती है, सरयू अयोध्या में है, तो अगर ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाते हो वहां पर पवित्र नदी मिलती है तो वहां पर जाकर के भी उपाय कर सकते हो। और कमाल की बात, इस बात का विचार नहीं करना कि आज का दिन सोमवार है कि नहीं है। चंद्रमा के देवता लाल किताब में भगवान शिव है। भगवान शिव की तरह रहने की प्रेरणा चंद्र ग्रह हमें देता है। तो बड़ा टिपिकल है भगवान शिव का जीवन, तो है गले में ही सांप डाल रखा है, घर गृहस्थी छोड़ करके भागना नहीं। जिनका चंद्रमा खराब होता है उन्हें लगता है, वो घर गृहस्थी की जो जिम्मेवारियां होती हैं उन्हें जब निभा रहे होते हैं उन्हें लगता है हम तो यही बहुत बड़ा कर्म कर रहे हैं, घर गृहस्थी निभा रहे मतलब बहुत बड़ा दुनिया का पहाड़ तोड़ रहे हैं, उन्हें इतना भारी लगता है। और ये नहीं समझते तो भाई जिम्मेवारी है, निभानी पड़ेगी, ये तो कार्मिक हैं, ये तो कर्माज हैं, ये निभाने पड़ेंगे। आपको पति को झेलना पड़ेगा, पत्नी को झेलना पड़ेगा, बच्चों को झेलना पड़ेगा, उनके लिए कमाना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा। ये आम रूटीन के काम, उनके भविष्य के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेवारियां हैं। पर चंद्रमा शुभ वाला इनको निभाने में ही वो सोचता है तो किसी जो राजा सिकंदर से कम नहीं कि जो तूने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ दी है, कहाँ से छोड़ करके मैं कहाँ पर आ गया। कहने का मतलब मेरा ये है, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं,
और घर का कोई सदस्य उन्हें कह दे कि तुमने अभी तक किया ही क्या है, ये बात तो उनको बिल्कुल साक्षात गाली देने लायक हो जाए। ये बड़ी समस्या है। चलें, तो ये मैं अभी शुरुआत है, 3-4 क्लास ही हुई हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि मैं स्लो चल रहा हूँ। मैं जानबूझ करके मेरा हर कोर्स में जो शुरुआती बेसिक प्रिंसिपल मैं बहुत स्लो करवाता हूँ और फिर मैं स्पीड पकड़ता हूँ। तो ये लाल किताब का बहुत बड़ा कोर्स है और ये गुरु महाराज की कृपा से ही पूरा होगा। कैसे होगा ये भगवान ही जानते हैं। और हमने सबसे कम प्राइस में, हिंदुस्तान के सबसे कम प्राइस में देने का प्रयास है। भी मुझे फोन आते रहते हैं कि तो मैं खुद हैरान कि अच्छा ऐसा भी हो जाता है क्या। तो हमने सबसे कम प्राइस में, फिर भी कुछ स्टूडेंट जो है फीस भरने में भी कंजूसियां बरत रहे हैं। वो हमारा लड़का बेचारा आशुतोष है, वो परेशान हो गए। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करें और चेक करें कि कहीं उनका चंद्रमा तो गड़बड़ नहीं है जो इतनी कंजूसी दिखा रहे हैं। चलिए सर, एस्ट्रो पाठशाला से ज्यादा सस्ता कहीं पे नहीं मिलेगा, मतलब। सर आज और आपने उपाय नहीं बताया। अमर जी और साथ बताऊं, दिल हाँ से सर, पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। सही में सर। ये सबसे बड़ी हमारे बात है गुरुजी। हमारे एस्ट्रो पाठशाला में चाहे मैं हूं या हमारा कोई भी अध्यापक हो, दिल से पढ़ाएगा और बिल्कुल धागा बांध के नहीं पढ़ाएगा, मतलब कि लिमिट से नहीं पढ़ाएगा। या फिर वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो फिर वो क्लास की संख्या गिनना भूल जाते हैं। फिर हल्ला मचाना पड़ता है, भाई रोक दो। फिर आखिर स्टूडेंट ही भाग जाते हैं, फिर बंदा क्या करे, कोई मिलता ही नहीं फिर पढ़ाने के। फिर वो कहते हैं अब भागो, अब तो कोई बचा ही भी नहीं। सर जैसे 15-20 क्लास होते हैं सर, कभी जैसे 8-10 क्लास तो ऐसे ही भर जाते हैं सर। मैंने हाँ, जितना कोर्स किया है कभी भी, मतलब आप नहीं देखते सर वो उसके बारे में, तो मतलब इसीलिए देखो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर भी जो है लोग कोताही बरत रहे हैं। चलिए, और 6 गुना सर, 6 गुना लेते हैं सर बाहर। सर वो हाँ, मैं तो हैरान हूँ। 6 गुना, हाँ मुझे सर, 6 आज ही एक बंदा आया, वो कहने लगा कि मैं कहीं से लाल किताब का कोर्स किया हूँ और 30,000 रुपये फीस दे करके करा हूँ। उसने मेरा बुध ग्रह का वो वीडियो देखा है और वो हैरान हो गया। वो कहता है इतनी क्लैरिटी हमें 3 घंटे के भी क्लास में नहीं मिल सकती जो आपने बुध ग्रह पे 1 घंटे में दी। तो इस तरीके से है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही बातें हैं, प्राइस भी ज्यादा है और वो दिल से भी शायद नहीं पढ़ा रहे हैं या देना नहीं चाह रहे। कई बार होता लोगों की मंशा ये होती है कि भाई हम जो है दिल से ना दें। जैसे आप मेरे साथ इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस का बहुत बताता हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस गेन किया हुआ। बल्कि इवन मैं जो पुस्तकों में कई बार लिखा होता है मैं उस चीज को भी साइड में कर देता हूँ अगर मुझे वो एक्सपीरियंस के धरातल पर सही नहीं नजर आता, या उन टर्म्स को भी कई बार मैं बताने का अवॉइड कर देता हूँ कि भाई क्यों टाइम वेस्ट किया। ये खाना पूर्ति तो करनी नहीं, हमने कोई एकेडमिक एजुकेशन तो है नहीं कि हमने कोर्स पूरा उस तरीके से नाक में सीध में करके करना है। तो हमारा मेन पर्पज है आपको जितना बताया जाए उतना समझ में आए और आप उसका उपयोग कर सके। जब आप उपयोग करते हैं ना स्टूडेंट सूत्रों का, तो उनको वास्तविक खुशी महसूस हो। यार देखो आज हमने क्लास में ये सीखा और ये अप्लाई करा और ये देखो लग गया। बहुत एथिकल है सर एस्ट्रो पाठशाला का, जैसे मतलब आप जैसे गुरुजी जैसे सिखाते हैं, बहुत एथिकल है और ऐसा एथिकल कहीं पे ही नहीं मिलेगा। अमर आपके जी, सामने ही कुछ बोला लोग हमारे संस्थान के गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन ये था गुरुजी मेरा, जैसे आपने बताया है कि यदि चंद्रमा हमारा पंचम भाव में हो तो ऐसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, उनका बिजनेस डमाडोल रहता है। जी तो गुरुजी यहाँ पर हमने जैसे बात करी कि उनको प्रोफेशनल म्यूट हो गए आप। हाँ बताइए। प्रोफेशनल, आपको आवाज आ रही है गुरुजी मेरी? हाँ आ गई। मैं बोली गुरुजी आपने बताया था जो 5th हाउस में मून होता है उसमें हम बिजनेस सही नहीं जाता है,
उस केस में हमको कोई प्रोफेशनल डिग्री लेकर फिर बिजनेस करना चाहिए, जैसे कि सीए आपने एक एग्जाम्पल लिया। तो गुरुजी यहाँ पर जैसे किसी की, मेरे बच्चे का जैसे 5th हाउस में मून है, तो जैसे हम एमबीए करा लें या कोई डिग्री करा लें उसको उस तरीके की, और फिर उस तरीके की चीज को वो अपने आप बिजनेस कोई में ऐसा अकॉम्प्लिश। हुनर सिखाए जिसको वो प्रोफेशनली कर सके। नेट सेल में एक ही बात, जैसे एचआर या कोई कंसल्टेंसी हो भी गया ना, पर्सनल लाइन कोई भी कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी, जैसे आप और देखते हैं ना कि जैसे ज्योतिषी के पास मिलने आते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, ठीक तो इस तरह की ठीक है। और गुरुजी दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि पहले से 6वें भाव में यदि गुरु हो तो चंद्रमा अपने आप ही कमजोर हो जाता है हमारा। यदि किसी का गुरु तो पहले से 6वें में हो, पर केतु जो है वो भी पहले से 6वें में ही हो जाए, गुरु पीछे नहीं, केतु वो वाला की दोनों में से कोई फुलफिल। एक बात, दोनों में से कोई एक बात मतलब गुरुजी को फिर से बता देंगे ये पॉइंट आप? मैं बता, एक एग्जांपल लेते हैं। जी। पहला नियम क्या डाला हमने कि गुरु किसी का पहले से 6 भाव के बीच में कहीं पर भी बैठे, तो चंद्रमा को हमने अच्छा नहीं माना, कमजोर माना। पीड़ित हो गए। हाँ। ठीक है, अब मान लो हम गुरु को बिठा देते हैं 5वें भाव में, तो ये कमजोर हो गया। अगर यहाँ पर आप कहना चाहते हो कि केतु भी 1 से 6 के बीच में कहीं आ गया, हाँ हाँ राइट जी ये कहना चाह रहे हो, जी तो कोई जी, यही दिक्कत नहीं। कहना। वो एक ने पहले नहीं खराब कर दिया, दूसरे की क्या जरूरत। अच्छा, मतलब कोई भी एक कंडीशन लग जाएगी तो भी कोई भी खराब एक होगा। कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन। तो गुरुजी जैसे आपने बताया कि चंद्रमा की युति यदि बुध के साथ भी होती है तो भी हम इसमें खराब मानते हैं, बट यदि चंद्रमा गुरु जो है वो हमारा पीछे वाले हाफ में हो, सप्तम वाले भाव में हो, और केतु जो है वो हमारा इधर वाले भाव में हो, मतलब 1 to 6 वाले में हो, चंद्रमा पीड़ित माना जाएगा बस। चंद्रमा और पीड़ित तो 1 to 6 जब गुरु होगा तभी होगा ना वो होगा ही होगा। और अगर केतु भी अगर वहां पे ही हो जाए, 7 से 12 आप कह रहे हो, चाहे दोनों नहीं में से केतु कोई माने, एक नहीं कंडीशन, आप केतु को भूल नहीं जाइए। ना, ना या केतु तो की कंडीशन 1 दूसरी से हो रही 6 है ना के, गुरु की। नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं काम का ही, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 से नहीं 6 के गुरुजी, बीच में मैं बृहस्पति। मैं ये आपने बोली थी चंद्र गुरु, बुध को समझना है, क्या समझना चाह रहे हो वो बताओ, चलो बोलो। मैं चंद्रबुध को समझना चाह रही हूँ, और जो गुरु और जो केतु हैं वो अपनी अपनी जगह पे सही हैं, वो हमारे चंद्रमा को पीड़ित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि गुरु 1 से 7 भाव के बीच में नहीं बैठा। जी आप कह रहे हैं कि केतु 7 और 12 के बीच में भी नहीं बैठा। जी हाँ, तो अब आप कहना चाह रहे हैं कि चंद्र और बुध एक साथ है तो क्या है। जी ठीक है ना। हाँ, तो इसको लाल किताब में अच्छा नहीं माना, ये पिता पुत्र का झगड़ा है। पिता को, ठीक है एक गुरुजी। ऐसा पिता जो रियल में पिता है पर पिता होने से इनकार कर रहा है, पिता होने की जिम्मेवारी से इनकार कर रहा है। फिर बताऊं, एक ऐसा पिता जो रियल में पिता है पर पिता की जिम्मेवारी निभाने से इनकार करता है और पुत्र को छोड़ करके चला जाता है, तो ये चंद्र बुध का संबंध पितृ दोष माना जाता है। तो इसे लाल किताब कहती है ये पितृ दोष लगते हैं, तो उनकी कुंडली में पितृ दोष माना जाए। अब आपके हिसाब से ये चंद्र अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये चंद्र अच्छा नहीं माना नहीं हुआ। शिवांगी जी, ये राहु इसलिए केतु मैंने के साथ में चक्कर ये में भी बताया था कि राहु के साथ चंद्रमा हो, केतु के साथ चंद्रमा हो और शनि के साथ चंद्रमा हो तो भी पीड़ित है, बुध और चंद्रमा साथ हो तो भी है, शुक्र चंद्रमा साथ हो तो भी है, तो ये सारी कंडीशन, और सूर्य चंद्रमा साथ में हो तो भी है, तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। और इसीलिए गुरुजी यदि, सबसे शुरुआत में कहा था चंद्रमा सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्लेनेट है, इसको दोष सबसे जल्दी लग जाता है, और छोटी गुरुजी सी भी एक पॉइंट प्रॉब्लम से जैसे दोष आपने शुरू हो। बताया कि सूर्य और बुध यदि साथ में हो किसी भी भाव में हमारी जन्म पत्री में, तो वहां पर हमें उस भाव में चंद्रमा को भी मानना चाहिए। ऐसा तो फील जैसे करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए, मतलब वहां पे लिखना नहीं है कि चंद्रमा है, दिमाग असर में जब प्रेडिक्शन कर रहे हो तो असर मान आपको ये मान के चलना चाहिए कि चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे किसी सोच के करो चतुर्थ भाव में सूर्य और है, बुध साथ में हैं, हाँ, तो वहां पे तो हम चंद्रमा भी बैठा।
चंद्रमा, तो हम प्रिडिक्शन में 4th हाउस में मून को भी मानेंगे, मतलब कि हाँ, ये जो रिजल्ट चंद्रमा के चौथे भाव में बैठने के होंगे वो रिजल्ट भी उनको बताने हैं, वो तो उनको ये शुभ हो बोलने जाएगा ना, हैं। है जी, तो फिर इसको तो शुभ मानेंगे ना, चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो जाएगा, ये मानेंगे तो। चतुर्थ, देखो मैंने भाव तो बताया नहीं कि कौन से भाव में चंद्रमा नहीं, बैठेगा तो मैंने शुभ होगा। एग्जाम्पल लिया था गुरुजी, ये तो मैंने ऐसे वो तो एग्जाम्पल गुरु लिया था। डिसाइड करेंगे ना शिवांगी जी। और राहु आप कह रहे इकट्ठे बैठ जाते हैं गुरुदेव, जहाँ हैं लाल किताब में राहु और केतु इकट्ठे बैठ जाते हैं। वो वर्षफल में, हाँ वर्षफल में, तो कैसे वो करेंगे? वर्षफल जब मैं कराऊंगा उसमें बिल्कुल अच्छा। डिविजनल चार्ट की तरह है। वो हाँ। राहु केतु सब अलग अलग है। आप हाँ, सबकी अपनी अपनी सरकार है इधर। हाँ, यस। राहु अपने अलग चलता है, केतु अपने अलग चलता है, पर उपायों में राहु अगर खराब असर दे रहा हो तो केतु का उपाय कर दो, केतु खराब असर दे रहा हो तो राहु का उपाय कर दो। लाल किताब में उपाय करने में ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मतलब अगर राहु का उपाय हो रहा है तो केतु अपने आप शुभ हो जाएगा, केतु का उपाय हो रहा है तो राहु अपने आप शुभ हो जाएगा। परंतु वैसे ही ये वर्षफल में अलग अलग होते हैं। ये भी हो सकता है किसी का राहु तो 8वें घर में बैठा हो और केतु 10वें में बैठ जाए, यस, या 9वें में बैठ जाए, वो हो सकता है, वो कॉमन, वो सभी के रहेगा वर्षफल में, मैक्सिमम लोगों के इधर उधर हो जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करना। वर्षफल बनाना बहुत आसान है, 15-20 मिनट लगेंगे मुश्किल से, उसको कोई दिक्कत वाली बात। और आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, पर मैं सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं करूंगा। कोई भी हर लाल किताब में वर्षफल बनाने की सारणी दी, कोई लाल किताब उठा करके देख लेना, कोई खरीद लेना, एक परचेज कर लेना, वहां उसी में ही मिल जाती है, उसी से ही बन जाती है, बनाना मैसेज। हाँ लक्ष्मी जी। सर पहला क्वेश्चन ये कि यदि आपका चंद्रमा यानी चंद्रमा अगर मंदा है तो पुराने चावल रसोई में बोरी भर के रखे जाएं, इसकी कोई समय सीमा? जितना लंबे समय तक रख सकते हो, 3 साल 5 साल, चावल खराब नहीं होगा। अगर इसे हटाना हो तो इसका क्या करें चावलों का? दूसरी बोरी रख दीजिए। नहीं, इन चावलों का क्या किया जाए? चावलों को खाइए खूब आराम से, जरूरी नहीं फेंकनी। दूसरा क्वेश्चन ये, नवम का चंद्रमा यदि है तो व्यापार में दिक्कत आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, इसके बदले में एनजीओ से रिलेटेड काम करना चाहिए। सेवा भाव, ठीक है, हाँ, या सेवा भाव ना। ठीक। और गुरुजी मेरे 2 सवाल कल के क्लास को लेके हैं। कल मैं प्रेजेंट नहीं थी, तो क्या मैं वो अभी करूं? बोलिए बोलिए, कोशिश करूंगा मैं, पूरी क्लास प्रयास करेगी। यदि चौथे भाव में सूर्य है गुरु के साथ तो इसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है। परंतु मेरे पास एक चार्ट आया, इनको सरकारी सहायता पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है, यानी इनके सूर्य में कहीं दिक्कत है। सरकारी सहायता से मीनिंग आप समझाइए। सरकारी सहायता से हाँ नहीं, सरकारी नौकरी से और स्कॉलरशिप से इन्हें दिक्कत आ रही है। नौकरी का जब प्रश्न आएगा लक्ष्मी जी, जब शनि ग्रह को हम डिस्क्राइब करेंगे तो फुल्ली डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है सर। तो मेरी बात, कई बार क्या होता है कि नौकरी का ही योग नहीं होता, तो बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य अच्छा है, लेकिन इनको सरकारी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं स्कॉलरशिप वगैरह में। तो मैंने पाया उस चार्ट में कि प्रथम भाव में राहु विराजमान है। ठीक है, तो इससे ये निकलता है कि इनको ग्रहण दोष लगा हुआ है। नहीं, प्रथम भाव में राहु है हाँ, क्योंकि जमीन मंगल की और राहु को वहां पे अच्छा, सॉरी सूर्य को अच्छा, सूर्य का घर है ना, सूर्य वहां पे दिग्बली होते हैं। नहीं, दिग्बली का कंसेप्ट पहली बात तो लाल किताब में मत कीजिए। पहले भाव में जमीन मंगल की है, पहला भाव मंगल का है। लाल किताब काल पुरुष की कुंडली की तरह चलेगी। हम सभी ने अपने आप को मेष लगन का मान के चलना है, तो हम सभी मेष लगन के हो। सूर्य को वहां पे उच्च स्थान दिया गया है ना, जहाँ पे राहु बैठ गए आके। तो यहाँ पे ये बताइएगा, अभी आपने कहा है कि सूर्य चौथे में बैठा। जी तो फिर अभी आप कह रहे हैं कि राहु के साथ सूर्य बैठा है,
नहीं 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 नहीं, सूर्य चौथे भाव में गुरु के साथ है। ठीक है, अब राहु कहाँ बैठा है? प्रथम भाव में। हाँ, तो वहां पे लगन। ग्रहण कैसे लग जाएगा? सर तो अगर हम लोग काल पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो वहां पे राहु आ गए, तो क्या ये सूर्य से कनेक्टेड होंगे कि नहीं नहीं? नहीं 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 होंगे। नहीं नहीं, नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं हो। मैं वही तो कई कई देर से समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वहां पे सूर्य मत मानिए, सूर्य आपका चौथे में ही है और उनका राहु लगन पर बैठा है। लगन के राहु को आपने कभी भी डिस्क्राइब करना हो तो ऐसे किया करो, राहु जो है माँ सरस्वती का रूप है। उस व्यक्ति की जीवा पर माँ सरस्वती बैठती है। अगर ऐसा व्यक्ति इंट्यूशन से रिलेटेड काम करे या शिक्षा से रिलेटेड काम करे तो बहुत बेटर काम कर सकता है। लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करे तो बहुत बेटर काम कर सकता है। पर ये देखना पड़ेगा हमें, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे राहु खराब रिजल्ट देने लगे। राहु अगर खराब रिजल्ट देने लगेगा पहले भाव में बैठ करके, तो फिर वो व्यक्ति को कंफ्यूज रखेगा। व्यक्ति दुनिया भर की नॉलेज गेन करता फिरेगा, दुनिया भर की मेहनत करता फिरेगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। फिर लोगों को बेमतलब का ज्ञान बांटता फिरेगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, उसकी जेब में पैसा नहीं आएगा। तो प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी बनाएगा, स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी बड़ी बनाएगा, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो जब मैं राहु करवाऊंगा तो वो सब चीजें बताऊंगा आप लोगों को कि अगर इस तरह का राहु को, पहले भाव का राहु अच्छा भी होता है, पहले राहु का भाव का राहु बुरा भी हो सकता है, क्योंकि लाल किताब कर्मा को बहुत मानती है, खास करके क्रियामान कर्मा को, कि कहीं जाने अनजाने में हम अपने ग्रह को खराब तो नहीं कर रहे। जैसे आज का ही टॉपिक है, मैं बोल नहीं पाया, अगर कोई अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे न रखे, माँ को परेशान करे, माँ को पीड़ा पहुंचाए, माँ या माँ जैसी कोई भी महिला, चाहे वो दादी हो चाहे वो नानी हो, वो सब चंद्रमा का रूप है। या माँ के उम्र के बराबर की महिला, चाहे वो चाची हो आपकी, चाहे वो आपकी ताई हो, ये सब चंद्रमा का रूप है। कोई भी बुजुर्ग महिला, वो चंद्रमा का रूप है। तो क्या होगा, वो व्यक्ति का चंद्रमा अगर अच्छा भी होगा तो चंद्रमा खराब असर देना शुरू कर देगा, यानी उसको डे टू डे लाइफ में खराब चंद्रमा के ही परिणाम प्राप्त होंगे। तो गुरुजी अगर यहाँ पे सूर्य अच्छे हैं तो इनको सरकारी सहायता यानी स्कॉलरशिप मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ लक्ष्मी जी, उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण जब करेंगे, जैसे नौकरी का मामला है तो उसमें शनि ग्रह की इन्वॉल्वमेंट आएगी। जब हमें स्कॉलरशिप के पीछे नवा भाव भी बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है। हमें वो भी देखना पड़ेगा कि नवम भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जब मैं 1 से लेकर के 12 भाव बताऊंगा तो उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जब भी आप अपने एंड से देखिएगा, जरूर नवम भाव में कोई ना कोई त्रुटि है, नवम भाव में कोई ना कोई परेशानी है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत आएगी। ठीक है गुरुजी, आगे चल के देखते हैं। धन्यवाद गुरुजी। मालविका जैन जी। मेरा जो क्वेश्चन है, एक सर, अगर 5th हाउस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इस हाउस में अगर मून एंड केतु अगर एक साथ बैठे हैं तो ये राशि के हिसाब से तो सन की राशि हो गई, लियो सिंह राशि हो गया यहाँ पर, और नहीं मानेंगे सर राशि? नहीं, आप ठीक बोलिए। सर राशि के हिसाब से हो गया, अगर मून यहाँ पे 5th हाउस में 5th भाव में बैठा हुआ है तो मून के साथ आपने बोला कि सन अगर बैठा है तो अमावस्या हो गई, और केतु भी अगर साथ में बैठा हुआ है तो ये इसने मंगल को भी खराब, वो मून को खराब कर दिया, चंद्रमा बुरी तरीके से खराब। ओके, तो सर ये जो एडवांस की थोड़ी सी बात पूछ रहे हैं, जैसे बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि 5th हाउस में अगर चंद्रमा रहता है तो उसकी रेमेडी करते हैं, तो वो जस्ट नॉर्मल रेमेडी करने से काम चलता है या फिर पूरी कुंडली के हिसाब से? वो केस टू केस वेरी करता है। लाल किताब में ना नियम शर्त काफी ज्यादा है, क्योंकि वो डिविजनल चार्ट्स में भी नहीं जाने को कहता, कोई और चीजों में नहीं कहता, तो हर बात के पीछे कुछ नियम शर्त है। अब आपका केस बिल्कुल डिफरेंट हो गया,
अगर आप कहते हैं कि क्या चंद्रमा पीड़ित है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल पीड़ित है, चंद्र केतु एक साथ है, अब ये भी बताया। तो अब इसकी रेमेडी कैसे करनी है, तो रेमेडी बनने के लिए फिर मेरे को पूरा एक डिटेल से मैं धीरे धीरे करूंगा आप लोगों को कि रेमेडी कैसे करते हैं। तो उसमें जब मैं बताऊंगा करने के बाद आपको तो बहुत जल्दी चीजें समझ में आएंगी कि मैंने रेमेडी कैसे बता दी। अगर रेमेडी को लॉजिक से समझोगे लाल किताब में तो सर में दर्द नहीं होगा, नहीं तो ध्यान करते करते बावले हो जाओगे कि कौन सी रेमेडी कैसे आएगी। ये तो सिंपल बता, ठीक है जी सर। सर दूसरा क्वेश्चन, सर आपने बोला कि किचन में किसी भी बर्तन में या बोरे में चावल को स्थापित कर लो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भी XYZ रीजन से नमी आ जाने की वजह से कीड़ा लग ही जाता है राइस के अंदर, तो उसके अंदर जो हम लोग सल्फर की गोली डाल के रखते हैं, क्या वो कर सकते हैं? कीड़े तो मार दिए आपने सल्फर से, राहु तो सारे भगा दिए। सर चावल को बचाने के लिए करना पड़ेगा ना, तो वो कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर चावल स्थापित करने लॉन्ग टाइम के लिए तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। या तो लाल किताब कहती है ये हम सल्फर को जहर मानते हैं, तो चावल में अगर आप सल्फर डाल रहे हैं तो वैसे ही चंद्रमा के साथ जहर मिला दिया, अपने मन को खराब कर दिया, उस घर में मानसिक चिंताएं वैसे ही बनी रहेगी। तो कोशिश करें कि ज्यादा लंबे समय तक मत रखें, 6 महीने स्थापित कर लिए, साल भर रखिए, किसी ऐसे बर्तन में रखिए जहाँ पे कीड़े ना पहुंचे, तो उस तरह की व्यवस्था कीजिए। तो मैं सल्फर की बात को नहीं कहूंगा, क्योंकि नहीं तो रेमेडी के हिसाब से, लाल किताब रेमेडी के हिसाब से चंद्र यानी हमारा मन में तो हमने पहले ही जहर मिला दिया, तो रेमेडी उल्टा खराब हो गई हमारी। ठीक है, तो वो काम हमने नहीं करना। दूसरी बात मैं आपको बीच में काटते हुए बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं चावल, आप चांदी भी स्थापित कर सकते हैं, चांदी भी कायम कर सकते हैं, आप चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं। चांदी की चेन नहीं बताऊंगा क्योंकि चांदी की चेन का संबंध केतु ग्रह से है, तो चांदी का कड़ा भी हाथ में पहना जा सकता है। घर में भी चांदी स्थापित की जा सकती है, घर में अपने तिजोरी में चांदी की ईंट भी ला करके रख सकते हैं। तो लाल किताब आपको आजादी देती है, चावल के पैसे हैं तो चावल रख लो, चांदी के पैसे हैं तो चांदी रख लो, मोती के पैसे हैं तो मोती रख लो, और घोड़ी के पैसे हैं तो घोड़ी ला के रख लो घर में, घोड़ी भी चंद्रमा है और घोड़ी का दूध भी चंद्रमा है, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन, सर कपूर को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? अगर चावल के साथ शुक्र ग्रह, कपूर को चावल के साथ मिला के रख सकते हैं? नहीं भाई, मैं नहीं बिल्कुल कहूंगा, ये रेमेडी हो जाती है लाल किताब के हिसाब से, तो मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर जैसे हमारे घर, जैसे इन्हीं की बात का मैं जवाब दे रही हूँ, जैसे हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ चावल में हल्दी की गांठ डाल के रखती है। हाँ तो चंद्रमा बृहस्पति हो गए ना, तो वो डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है सर। उसमें कई सारी हल्दी की गांठें अगर डाल दी जाती है तो उसमें कीड़ा नहीं लगता मैडम। ठीक है, थैंक यू। देखा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ज्ञानी हमारे पास है, कोई ना कोई आपको जरूर आंसर देगा। ये देखो मेरे पास आइडिया नहीं आया था अभी, आपने बड़ा अच्छा बताया गायत्री जी। सर लेकिन कुंडली में बृहस्पति ठीक होना चाहिए ना? नहीं, वैसे भी अभी आगे जा करके पढ़ोगे कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं भी ठीक है तो भी शुभ ग्रहों को आप मिला सकते हो आपस में, तो उस बात के प्रतीक हो जाएंगे कि आप उसको वैसा ही होना चाहते हैं। ये बहुत हाई लेवल की थ्योरी पर बेस है, जैसे हमारे वो मैनिफेस्टेशन की थ्योरी नहीं है कि आप विचार करो कि आप ऐसा हो रहे हो, आप विचार करो कि आप जीवन में सक्सेसफुल हो रहे हो, और फिर आप कुछ समय के बाद सक्सेसफुल होने लग जाते हैं, या आपके साथ वैसी चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। तो रेमेडी के मामले में लाल किताब में इस टेक्निक का बहुत ज्यादा उपयोग है कि अगर आपका गुरु चंद्रमा खराब है तो आप दोनों की कारक चीजों को इकट्ठा मिला करके रख दो, या दोनों की चीजों को धारण कर लो, कि जैसे चांदी और सोना दोनों बराबर मात्रा में मिला करके कोई अंगूठी बना करके भी आप रिंग बना करके धारण कर सकते हैं। आप सोना और चांदी, सोने की ईंट चांदी की ईंट भी अपने तिजोरी में जा करके रख सकते हैं। और सबसे आसान तो ये गायत्री जी ने ही बता दिया, चावल में हल्दी की गांठ रख लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा है। भाई सब कुछ आपके पैसे पर, आपकी जेब पर अलाउड है। वो जेब क्या आपको कह रही है क्या नहीं कह रही है उससे बात करो,
चंद्रमा अशुभ वाला तो कमजोर सोचेगा, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। चंद्रमा जिनका अच्छा है वो थोड़े बड़े की सोच लो, वो चांदी के ऊपर जाइएगा, घर में घोड़ी पाल लीजिए, घोड़े की सेवा कीजिए, तो 1,00,000 1,50,000 से कम आएगा नहीं वैसे ही घोड़ा। माँ की सेवा ठीक कर लो सर, वो भी उपाय हो जाएगा। माँ की सेवा से तो कईयों के गण ही नहीं मिलते। लाल किताब कहती है जिसका मंगल कमजोर उसकी माँ से झगड़ा। मंगल की कमजोरी माँ का झगड़ा। जैसे मंगल चौथे में चला जाएगा तो नीच का माना जाएगा, तो माँ से झगड़ा रहेगा। हाँ, कौन बच गया? हाँ मानवी जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो मात्र ऋण का आपने बताया था ना, 4th हाउस में अगर केतु हो तो चंद्रमा और केतु भी साथ में हो तो उसको मात्र ऋण ही समझेंगे? तो ऋण तो हो ही गया। हाँ बिल्कुल, डेफिनेट। और अगर जैसे ये फ्लोइंग वाटर साफ नहीं होता सर सब शहरों में, तो क्या रेमेडी बताएं फिर मैंने इसके यही लिए? बताया ना, जब भी वो घूमने जाए साल में किसी भी पवित्र नदी के वहां, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि हर जगह नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जयपुर में नहीं है, मैं हमारे गुड़गांव में भी नहीं है। हाँ ज्योति जी बताइए। ध्यान करके विसर्जित करना है, कैसे करें, कैसे कहें कि कैसे नहीं करें? नहीं, ध्यान करके कुछ नहीं करना होता इसमें। अच्छा, बस कर दें? बस कर दी, प्रार्थना कीजिए बस ओके सर, कि जो दोष है वो दूर हो जाए। हाँ ज्योति जी जल्दी बताइए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे चंद्रमा केतु के साथ खराब है और शुक्र के साथ खराब है तो पूरा खराब ही मानेंगे इसको एकदम? क्या बोल गया? चंद्रमा केतु के साथ तो खराब है, उसके साथ शुक्र भी आ गए तो वो पूरे खराब ही मानेंगे एकदम से? हाँ हाँ भाई भाई, एक ने भी खराब कर दिया तो खराब है ही है। एक गाड़ी थी, एक गाड़ी खड़ी थी, उसको एक गाड़ी ने आया पीछे से ठोक दिया, एक गाड़ी इधर से आया उसने साइड से ठोक दिया। अब नुकसान थोड़ा बट ज्यादा हो गया, फर्क इतना ही है। और सर जैसे आपने चावलों की बात की थी, जैसे चावल में हमारे यहाँ जैसे हम नीम की पत्तियां डाल देते, तो क्या वो किसी ग्रह को, वो भी किसी ग्रह से रिलेट करेगा? बुध जैसे रिलेट करता है। लाल किताब में तो नीम के पेड़ का उपाय बहुत है। जिसके शुक्र नवम भाव में बैठा होता है तो उसको नीम के पेड़ में के तने में चांदी, उसके घोल बना करके चांदी दबानी पड़ती है और ऊपर से खोल से बंद करना पड़ता है। शुक्र नौवे का उपाय है, तो नीम को भी हमारे यहाँ पर उपाय के रूप में यूज इस्तेमाल किया जाता है। गुरुजी सबसे अभी बढ़िया आपने ज्योति बताया जी कि बता दिया, मंगल, सिंपल सी बात है, गायत्री जी ने सबसे बेस्ट रेमेडी बता दी है। हल्दी की गांठ सबसे बेस्ट है। नहीं, जैसे अब तक डाल रहे तो वो गलत कर रहे हैं, फिर इसका मतलब क्या कहेंगे? अब तक हमने जैसे चावल में नीम डालते हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, कीड़ों को तो बहुत ही गंदा लग रहा है ये। हाँ शिवांगी जी बताइए। गुरुजी जिनका मंगल कमजोर होता है उनकी माँ से लड़ाई होती है। माँ से झगड़ा रहता है। तो गुरुजी क्या हम मंगल को किन किन भावों में कमजोर मानते हैं? वो तो मैं बताऊंगा आप अगली बार, अगली क्लास में। अच्छा। वैसे आप शुरू में नहीं आए, शायद डेमो में मैंने बताया था मंगल के बारे में। चौथे भाव में, 8वें भाव में मंगल केतु के साथ पूरा डिस्क्राइब किया था। बुध और केतु का कॉम्बिनेशन हो, कई कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताया। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।